भेद नहीं किया कि ये लड़की है इसलिए इसको तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे, घुड़सवारी नहीं सिखाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 13 है और चैप्टर 13 का आज ये पहला क्लास है और चैप्टर 13 इस पेपर 1 का अंतिम चैप्टर है। आज हम लोगों का ये चैप्टर 13 कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर 13 अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेपर 1 हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट, उसके बाद हम लोग पेपर 2 चालू करेंगे। पेपर 2 में भी ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 6 से 7 को चैप्टर है, उसके बाद पेपर 2 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एक और बात समझिए, इससे पहले चैप्टर 12 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर 12 तक तो पढ़ लिए हैं, तो आपको पता है कि हर चैप्टर का हम मॉडल सेट देते हैं, लेकिन पिछला कुछ चैप्टर से, जैसे 3-4 चैप्टर था, उस चैप्टर से मॉडल सेट हम नहीं दिए हैं। तो आज टेलीग्राम ग्रुप में सभी चैप्टर का मॉडल सेट हम क्या करेंगे, भेज देंगे। आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम में हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को, और जल्दी हम लोग को ख़त्म भी करना है, तो इस क्लास को शुरू करते। इससे पहले हम लोग कौन सा वंश पढ़ रहे थे, कुछ याद है आप लोगों को? याद नहीं है तो हम याद दिलाते हैं। इससे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे, यानी गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में स्कंद गुप्त के बाद उतने प्रतापी शासक नहीं हो पाए, और आपको पता है कि जब भी प्रतापी शासक नहीं होते हैं तो समझिए उस साम्राज्य का तहस नहस ही हो जाता है, आप चाहे राजा का बेटा ही क्यों ना हो। देखिए, कोई ये सम्मान आपका नहीं करेगा कि आप राजा के बेटे हैं तो क्या है, राजा का सम्मान क्यों किया जाता है, क्योंकि वो राजा है? नहीं, राजा का सम्मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो ताकतवर है और जनता की रक्षा करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसको सम्मान किया जाता है। इसलिए नहीं कि वो राजा के गद्दी पर बैठा है इसलिए हम सम्मान करेंगे, नहीं। ठीक वैसे ही राजा के गद्दी के बाद उसका बेटा जब राजा के गद्दी पर बैठता है, अगर वो योग्य नहीं होगा तो उसका सम्मान बिल्कुल नहीं किया जाता और उसका साम्राज्य विनाश हो जाता है। कोई बाहरी आक्रमण कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई मंत्री उसको मार देगा। तो समझिए यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। गुप्त में स्कंद गुप्त के बाद उतने ताकतवर राजा नहीं हुए, और जब ताकतवर राजा नहीं होंगे तो अपने ही सामंत टूटकर बिखरने लगते हैं। सामंत समझते हैं ना, इतना बड़ा साम्राज्य है, राजा यहाँ पर राजधानी में बैठा है, छोटे छोटे जगहों का राजा बना दिया गया है। और ये जो और एक बात, राजा कैसे सामंत, आप ये भी कहेंगे कि सामंत ऐसे भी होता था कि मान लीजिए सैनिकों को या वेतन के रूप में ये जमीन भी दे देते थे। तो मान लीजिए सेनापति का इतना जमीन हो गया तो सेनापति इस पर क्या करता था, सेनापति का भी कार्य निभाता था, और यहाँ पर जो टैक्स होता था, टैक्स कुछ अपने पास भी रख लेता था इसका, और कुछ टैक्स किसको, राजा को भी दे देता था। तो ये सामंत होते थे, ध्यान रखिएगा। सामंत इस तरह से भी बनाए जाते थे कि यहाँ के राजा किसी को बना दिया गया और ये टैक्स राजा को दे रहा है, ठीक है। तो ये सामंत जब देखते थे कि राजा यहाँ पर कमजोर हो रहा था, सामंत खुद को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि खुद हम ही राजा बन जाए, हम किसी का अधीन क्यों रहे। आप ही खुद सोचिए ना, आप ही सामंत होंगे तो आप किसी को अधीन क्यों रहना चाहेंगे? आप देखेंगे हम इतने ताकतवर है, इतने कमजोर राजा का हम अधीन रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो गुप्त, एक और बात समझिए, गुप्त भी किसी के सामंत थे। गुप्त भी क्या थे, किसके सामंत थे? ये कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के। कुषाण शासक जब कमजोर होने लगे तो इनका फायदा उठाकर गुप्त भी क्या हुए, गुप्त अलग हो गए। और सिर्फ गुप्त ही अलग नहीं हुए, और भी इसके जैसे छोटे छोटे कई साम्राज्य अलग हुए थे, लेकिन गुप्त बहुत बड़े विस्तृत हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें योग्य योग्य शासक हुए। आप महाजनपद काल में भी पढ़े होंगे, उस समय 16 महाजनपद उत्पन्न तो हुए थे भारत में, लेकिन क्या 16 महाजनपद बड़े हो पाए? नहीं। उसमें से एक महाजनपद सिर्फ बड़ा हो पाया, कौन? मगध, और सबको अपने अंदर समेट लिया। ठीक वैसे ही जब कुषाण कमजोर पड़ रहे थे तो गुप्त जो थे इसके सामंत थे, और गुप्त जब टूट कर बाहर हुए तो गुप्त ही नहीं, कई और छोटे छोटे आभीर भी, इक्ष्वाकु, और एक और ये गणराज्य जिसका नाम है लिच्छवी, और भी कई छोटे छोटे टूट कर बाहर हुए थे। और जब टूट कर ये बाहर हुए तो सबकी शक्ति समान थी, लेकिन गुप्त क्या किए, या इनमें योग्य शासक हुए और योग्यता था। और एक बात, इनके अंदर वो क्षमता था, तो ये बड़े होते गए और सबको अपने अंदर समेट लिए। अब क्या हुआ देखिए, सबका विनाश एक दिन आता है। आपको पता है कि जो पृथ्वी पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जो बना है उसका विनाश भी निश्चित है, और जो बना है, समझ लीजिए जो भी पृथ्वी पर आपको दिखाई दे रहा है ना, सबका विनाश निश्चित है। एक ना एक दिन विनाश सबका होना ही है।
तो यहाँ पर भी इस साम्राज्य का भी विनाश होना, तो यहाँ पर भी अब योग्य शासक जब नहीं रहे तो इसमें से भी बहुत सारे छोटे छोटे जो सामंत थे वो टूटकर अलग होने लगे। उसी में से एक सामंत था ये पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश। तो इसको क्या कहा जाता है? पुष्यभूति। ध्यान रखिएगा, थानेश्वर का, कहाँ का? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। अब थानेश्वर का पुष्यभूति वंश इसको क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों? कभी तो गुप्तों को तो ये नहीं कहा गया पाटलिपुत्र के गुप्त वंश या कौशाम्बी के गुप्त वंश, क्योंकि कौशाम्बी में शुरू में उत्पन्न हुए थे, तो कभी तो ये नहीं। और इसके साथ आप मत सोचिए गुप्त में सिर्फ पुष्यभूति वंश ही गुप्तों से अलग हुए थे, और भी कई छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो अलग हुए थे। जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में जो शासक था, गौड़ शासक, वो अलग हुआ था। मालवा वाले क्षेत्र के शासक अलग हुए थे। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ये वल्लभी के शासक, गुजरात वाले क्षेत्र में जो वल्लभी के शासक थे वो भी अलग हुए थे, सब अलग हुए थे। लेकिन देखिएगा पुष्यभूति वंश क्या करेगा? पुष्यभूति वंश इसमें विस्तार होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, सबको अपने अंदर समेट लेगा। क्या करेगा? देखिए यहाँ से भी वैसे ही समेटने की बारी आ रही है। सब समेटता, गुप्त ने समेटा या अपने आसपास वाले को। समझ लीजिए एक ही साथ आप उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन कोई ऐसा हो जाता है कि बड़ा हो जाता है, सबको अपने अंदर समेट लेता है। समझिए वही बड़ा बनना होता है। तो यहाँ पर थानेश्वर का क्यों कहा जाता है? थानेश्वर है कहाँ, ये भी थोड़ा समझिए। थानेश्वर, अब इसको थानेश्वर का ही क्यों कहा जाता है? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। गुप्तों को तो कभी नहीं कहा गया, या मौर्य को कभी नहीं कहा गया। पाटलिपुत्र के मौर्य वंश कभी कहा गया? वो भी तो पाटलिपुत्र में भी रहते थे ना, तो इनको थानेश्वर का क्यों कहा गया? समझिए यहाँ पर ध्यान से, ये क्षेत्र में, ये हरियाणा वाला क्षेत्र, ध्यान समझिए, ये थानेश्वर था। थानेश्वर, थानेश्वर शुरू में राजधानी इनका कहाँ था? थानेश्वर, जो कि हरियाणा वाले क्षेत्र में। ध्यान रखिए, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी कंट्रोल, कुछ आसपास और भी क्षेत्र इनके अंदर कंट्रोल में थे। ये थे सामंत। इनको जिम्मेवारी गुप्तों ने दिया था कि इतना दूर आपको संभालना है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि गुप्त शासक कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए। और उस समय गुप्त, आपको पता है गुप्त में पड़े थे, हूणों का बार बार आक्रमण हो रहा था। हूण का एक दो बार आक्रमण इन पर भी हुआ था, लेकिन ये लोग ठीक ठाक एकदम साहसी ताकतवर थे, तो ये हूणों का सामना कर पाए। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य में, जब गुप्त वंश पर आक्रमण हुआ, तब इन लोगों को बचाना चाहिए था, लेकिन ये लोग बचाए नहीं। देखे कि शासक जब कमजोर हो तो बचाने का क्या फायदा है, छोड़ दिए। तो वैसे भी गुप्त शासक कमजोर थे, बार बार उन्हीं से लड़ने में उलझे रहे, और ये लोग खुद को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। और थानेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थानेश्वर, शुरू में इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। ऐसे कहा जाता है ना कि ये किसी को नाम से जाना जाता है कि ये दिल्ली वाला है, तो ये इंदौर वाला है, तो ये यहाँ वाला है, यहाँ वहाँ वाला है, कोई किसी का नाम पड़ जाता है नाम। ठीक वैसे ही इन लोगों का नाम पड़ गया थानेश्वर। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। तो इसका संस्थापक थोड़ा देख लेते हैं। संस्थापक, अभी तक आपका सब मैटर समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ है। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे कर दिए, एक बार और अच्छा समझ में आ जाएगा। पीछे करके थोड़ा देखिए। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये किसके सामंत थे, तो ये थे गुप्तों के सामंत। गुप्तों के सामंत थे। गुप्त किसके शासक थे? ये कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाण के। कुषाण से टूटकर गुप्त अलग हुए, गुप्तों से टूटकर ये अलग हुए। ठीक है, जब भी ये कमजोर पड़ रहे हैं। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश कहते हैं। लेकिन पुष्यभूति के बाद आया प्रभाकर वर्धन। इसका नाम क्या था? प्रभाकर। इसके बाद बना शासक प्रभाकर वर्धन। अब देखिए, इस वंश का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अलग हो गया इससे, गुप्तों से, बस वही काम किया। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। प्रभाकर वर्धन इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने इस वंश के लिए बहुत कुछ किया। थोड़ा साम्राज्य विस्तार भी किया, सैनिक तंत्र को अपने ठीक किया, मजबूत किया, ये सब किया। जब ये सब किया तो इसको, इस वंश का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसीलिए इस वंश का नाम आपको वर्धन वंश भी मिलेगा, इसके नाम पर। ये अंतिम वाला नाम का है ना, इसका अंतिम वाला, तो ये नाम का जो लास्ट नाम है इसका, इस नाम से भी आपको वर्धन वंश के रूप में भी मिलेगा। इसी वंश का नाम वर्धन वंश ही पड़ गया। आपको पूछा जाएगा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, दोनों वंश
एक ही है, ध्यान रखिएगा। पुष्यभूति ने इसका स्थापना किया था, पुष्यभूति के नाम पर पड़ा, और इसका वास्तविक संस्थापक इस वंश के लिए ठीक ठाक काम किया था तो प्रभाकर वर्धन के जो लास्ट नाम था उसके नाम पर पड़ा इस वंश का नाम। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 संतानें थी, ध्यान रखिएगा। कितनी संतानें? 3 गो संतानें थी इनकी। कौन कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन, और एक लड़की थी जिसके नाम था राजश्री। ये तीनों जो थे बहुत बढ़िया से इनको ट्रेनिंग दिया था प्रभाकर वर्धन, तीनों को। इसने लड़का लड़की में भेद नहीं किया कि ये लड़की है इसलिए इसको तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे, घुड़सवारी नहीं सिखाएंगे, या तीर चलाना नहीं सिखाएंगे, ऐसा कभी इसने भेदभाव नहीं किया। सबको बराबर रूप से ट्रेनिंग दिया इसने, तलवार चलाने का, घुड़सवारी, योग्य सेना बनने का, मतलब योग्य सेनापति बनने का एकदम भरपूर मौका दिया। और इन लोगों को भी ठीक ठाक शासन करने की जो कला है वो सिखाया इसने। कौन? प्रभाकर। इसलिए तो इसको कहा। देखिए, आप अगली पीढ़ी को, ये मायने नहीं रखता है कि आप अपना शासनकाल कैसे चलाते हैं, ये मायने रखता है कि अपना शासनकाल चलाते हुए आप अगली पीढ़ी को कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि आप बनाकर चले जाएंगे 100 रुपया, अगला पीढ़ी अगर योग्य नहीं हुआ तो 100 से 0 लाने क्षण में वो लेकर आ जाएगा, 100 रुपया से 0 रुपया। लेकिन यही जब अपना पीढ़ी के साथ साथ अगला पीढ़ी जब आप उसको योग्य बनाएंगे, अपना काम करते हुए अगला पीढ़ी को जब योग्य बनाएंगे, तो यही 100 रुपया आपको करोड़ों रुपया बदल देगा। अब रुपया की बात इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ साम्राज्य से मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ये नहीं मायने रखता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल है, ये मायने रखता है कि आप अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं और अगली पीढ़ी को सिखा कर क्या जा रहे हैं। आप बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और अगले पीढ़ी अयोग्य निकला तो क्या करेगा? सब एक के दिन में ध्वस्त कर देगा। आपका जितना भी मेहनत जिंदगी भर किया है ना, सब ध्वस्त कर देगा। इसीलिए अपना जिंदगी में थोड़ा सा कम ही मेहनत कीजिए, लेकिन अगली पीढ़ी को इतना सिखा देना होता है। अब अगली पीढ़ी से हम ये मतलब नहीं कर रहे हैं कि आप अपने पुत्र को, अपना लड़का या लड़की को सिखाने की मतलब बात कर रहे हैं, नहीं। अगले पीढ़ी का मतलब आपके बाद वाला जो जनरेशन है उनको सिखाने की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनको बहुत बढ़िया से तीनों को ट्रेनिंग मिला था। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा तो कौन बनेगा? ये बड़ा था राजवर्धन, ये राजा बन गया। अब राजश्री का अब लड़की है तो विवाह, तो देखिए विवाह इनका भी था, लेकिन माना जाता है कि लड़कियों को पहले विवाह कर दिया जाता है। तो ये राजश्री का विवाह होना था। अब ये इधर थोड़ा सा मैटर समझ लीजिए, राजश्री का विवाह होना था तो इधर क्या हुआ? ये लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर इन लोगों को था, यहाँ पर कन्नौज, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कन्नौज। ये लोग क्या सोचा? अब ये मत सोचिए कि इनका शासन, या ऐसे कर देते इनका यहाँ पर बनाते, ये कन्नौज वाला क्षेत्र। इन्होंने सोचा, देखिए कभी भी लोग सोचते हैं कि अपना पड़ोसी राज्य में ही क्या किया जाए, शादी किया जाए। राजा कभी सोचते थे कि पड़ोसी राज्य में, एकदम दूर वाले क्षेत्र में नहीं, पड़ोसी राज्य में। क्यों पड़ोसी राज्य में? ये लोग ये चाहते थे कि इसकी शादी अगर हो जाएगी तो इस राजा से कभी मदद मांगेंगे तो मिल जाएगा, या हमको कभी अपनी बहन की मदद करनी होगी तो हम बहुत आसानी से मदद कर सकते हैं। तो कन्नौज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कन्नौज का शासक जिसका नाम था ग्रहवर्मन। इससे किसकी शादी हो गई कि करना है? राजश्री की शादी इससे होना था। किससे? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से। ध्यान से समझिएगा ये, नहीं तो इस समझो में नहीं आता है। राजश्री, इसका विवाह होना था किससे? ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन, ध्यान रखिएगा, वर्मन, ठीक है। अब शादी भी हो गया किससे? ग्रहवर्मन से, कन्नौज का शासक। लेकिन आपको पता है कि दुश्मनी चलता रहता है, मतलब आसपास वाले राज्यों से सब राजा की दुश्मनी चलता रहता है, इसका भी दुश्मनी चल रहा था। नीचे वाला जो शासक था मालवा, जो नीचे वाला क्षेत्र था मालवा का जो शासक था देवगुप्त, ध्यान रखिएगा, इससे इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती रहती थी। ये कन्नौज और इसके आपस में, और दोनों एकदम बराबरी लेवल के थे, समझ लीजिए टक्कर वाला एकदम दुश्मन होता है ना, एकदम टक्कर वाले दोनों दुश्मन थे। कभी ये जीतता था, कभी ये जीतता था, कभी ये भाग जाता था, कभी ये भाग जाता था। शादी होने के बाद क्या हुआ? फिर से लड़ाई चालू हुआ इन दोनों के बीच में, मालवा के शासक देवगुप्त और ग्रहवर्मन के बीच में। अब देवगुप्त को मौका मिला और ग्रहवर्मन को क्या कर दिया? काम खत्म कर दिया। और ग्रहवर्मन के काम खत्म करने के बाद कन्नौज में घुस गया। ये कहाँ घुस गया? कन्नौज में। और कन्नौज में कौन थी? राजश्री। अब शादी हुआ तो वहीं ना रहेगी, शादी हुआ इससे ग्रहवर्मन से तो यहीं पर रहेगी। कन्नौज में घुस गया। अब ये, और कन्नौज में घुसने के बाद राजश्री को बना लिया बंधक। राजश्री को क्या किया इसने? देवगुप्त ने बंधक बना लिया। अब पूरा कन्नौज में तबाही मचाया। अब कन्नौज अब सोचा कि अरे ये तो हमारे कंट्रोल में आ गया। इसको ये नहीं पता था कि इसका 2 गो भाई अभी इधर मौजूद है,
और दोनों खतरनाक है समझ लीजिए। और ये राजश्री भी खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर। इसको पता नहीं था, ये देवगुप्त को ये बात पता नहीं था कि अरे राजश्री भी बहुत कुछ जानती है। राजश्री को बंधक बनाकर लेकर गया और कारागार में डाल दिया गया। लेकिन राजश्री वहां से अपने दिमाग लगाकर, अपने चतुराई से कारागार से कहाँ निकल गई? बाहर, क्योंकि लड़ना भी जानती थी वो लड़ना भी जानती थी, दिमाग चलाना भी जानती थी। जंगलों में भाग गई। कौन? राजश्री। इसलिए भागी कि उसको पता था कि अब तो ग्रह वर्मन की हत्या हो गई है, और इसको पता था कि जब तक अपने भाइयों के पास, इन लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे हमको मदद नहीं मिलेगा। बिना मदद के इस पर हमला करना, देवगुप्त पर अकेले क्या कर सकते हैं? तो ये एकदम बढ़िया से दिमाग लगाई, जंगलों में भाग गई। जंगल में भाग गई और इसको था कि अपने भाइयों से मिला जाए। जब ये राजवर्धन को पता चला कि यहाँ की इसकी बहन को, राजश्री को बंधक बनाया है देवगुप्त, और ये ग्रह वर्मन को मार दिया, तो बताइए इनका दिमाग जो होगा, खून खौलेगा कि नहीं खौलेगा इनका? कि वो तो पहले इसके बहन के पति को मार दिया गया और इस राजश्री को बंधक बनाया है। इसको नहीं पता था कि राजश्री भाग गई है। ये क्या हो गया है राजश्री को? इसको पता था कि राजश्री तो बंधक बनी है। ये गुस्सा हुआ और क्या किया, यहाँ से देवगुप्त के पास पहुंचा और इनका काम खत्म कर दिया। काम खत्म कर दिया। अब देवगुप्त का एगो बहुत ही अच्छा मित्र रहता था यहीं पर, बंगाल। बंगाल बोले थे ना, यहाँ का गौड़ शासक था, गौड़ शासक, जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था इसका? शशांक नाम था। इसका भी दिमाग घूम गया। देखा कि इसके दोस्त की हत्या हो गई, देवगुप्त इसका दोस्त था, इसकी हत्या हो गई है। इसको पता चल गया कि हत्या किसने किया? राजवर्धन ने। ये यहां से निकला शशांक, आइए राजवर्धन का काम खत्म कर दिया। जब ये बात पता चला हर्षवर्धन को, अरे तो हमारे भैया का काम खत्म हो गया, और ये बहन का पता नहीं, बहन के भी पता नहीं चल रहा था कि जंगलों में भाग गई है, जिंदा है कि नहीं है। फिर इसके बहन के पति भी की मृत्यु हो गई थी। ये यहाँ से अपनी सेना लिया, क्योंकि ये भी ठीक ठाक सब कुछ जानता था, घुड़सवारी सब कुछ जानता था। जितनी बची हुई राजधानी में सेना थी सबको कहा कि चलो अब इस बार इनका भी काम खत्म किया। ये यहाँ से उठा और काम खत्म कर दिया, यहाँ पर सबका काम खत्म कर दिया। काम खत्म करने के बाद बताइए, ये यहाँ के राजा नहीं, ना देवगुप्त बचे हैं, ना शशांक बचा अब। तो ये सारा साम्राज्य, ना यहाँ के शासक ग्रह वर्मन बचे हैं, तो ये सारा साम्राज्य अब किसके कंट्रोल में आ गया? हर्षवर्धन के कंट्रोल में। और सबको एकदम अपनी सेना लगा दिया कि हमारी बहन को ढूंढो अब, क्योंकि सबका काम अब खत्म हो गया। फिर उसको ढूंढा गया, किसको? राजश्री मिल गई और इसको अपने राजधानी में लेकर आया। कौन? हर्षवर्धन अपनी राजधानी में लेकर आया राजश्री को। राजधानी में लाने के बाद इसने क्या किया? राजधानी में लेकर आया इसको, राजश्री को राजधानी में लेकर आया। अब राजधानी में लाने के बाद अब राज्य अभिषेक हुआ किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन बन गया राजा। ध्यान रखिए। अभी तक समझ में आया क्या क्या हुआ, किसने किसको मारा, किसने नहीं मारा? एक बार और समझिए ध्यान से। ये तीनों भाई बहन है। राजश्री का विवाह हुआ कन्नौज के साथ ग्रह वर्मन से। शादी होते ही देवगुप्त ने ग्रह वर्मन का काम खत्म कर दिया, मार दिया, क्योंकि इनकी दुश्मनी चलती रहती थी। जब ये बात पता चला राजवर्धन को कि हमारे, और इसको मारने के बाद और राजश्री को भी इसने बंधक बना लिया था, तो जब इसको पता चला कि हमारी बहन को इसने बंधक बना लिया है और ये उसके पति को मार दिया गया, तो ये गुस्सा हुआ और यहाँ से क्या किया? देवगुप्त का काम क्या कर दिया? खत्म कर दिया। देवगुप्त का जो दोस्त था शशांक को पता चला था, इसका काम खत्म कर दिया राजवर्धन को। और जब हर्षवर्धन को पता चला था, इनका काम, शशांक का काम खत्म कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ? कौन कौन बचा? हर्षवर्धन, राजश्री। हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक हुआ और हर्षवर्धन बना राजा। हर्षवर्धन राजा बनने के बाद में इसके क्षेत्र में कुछ पंजाब वाले क्षेत्र भी इसने जीता था। इसके क्षेत्र में कुल 4-5 को क्षेत्र आने लगे थे। इधर थोड़ा सा और जीता, लिच्छवी ये सब करके, ये सब इधर वाला क्षेत्र जीता। इसके शासनकाल में मालवा आ गया, गौड़, ये जो बंगाल का, ये बंगाल था, ध्यान रखिए, गौड़ शासक ये बंगाल था, बंगाल भी इसके कंट्रोल में आ गया, कन्नौज भी इसके कंट्रोल में आ गया। हर्षवर्धन राजा बनने के बाद में ये तो राजश्री को बोल रहा था कि आप बन जाइए, आप शासक बन जाइए, लेकिन राजश्री कही नहीं, हम नहीं बनेंगे। और यहाँ पर राजा किसको बनना पड़ा? हर्षवर्धन। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि अब देखिए इससे आगे पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा, अभी ये थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे किस में युद्ध हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, फिर अगले क्लास में फिर दोबारा हम समझाएंगे। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।